पहला प्रश्न है कि होम्योस्टेटिस। साथियों, होम्योस्टेटिस प्रक्रिया से क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। अगर आपसे पूछ देगा कि होम्योस्टेटिस क्या होता है बताइए, तो आपको बताने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ में होम्योस्टेटिस को समझेंगे। परिभाषा पहले देख लीजिए, होम्योस्टेटिस होता क्या है। डियर फ्रेंड, मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखने की प्रक्रिया ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। देखिए, होता यह है कि होम्योस्टेटिस एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटेन करता है इंटरनल इन्वायरमेंट को ऑफ द बॉडी। मतलब होम्योस्टेटिस जो है वह आपके शरीर के या किसी के शरीर के जो हमारा इंटरनल पार्ट है, इंटरनल जो भी हमारा आंतरिक स्थिति अंग है, उसका जो है समान स्थिति में बनाए रखने के लिए जो है यह काम होता है, और इसी प्रक्रिया को होम्योस्टेसिस कहते हैं। सीधा समझिए कि मानव के शरीर के आंतरिक मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वह क्या होता है, मेंटेन होना ही जो है क्या कहलाता है, होम्योस्टेटिस कहलाता है। यानी मानव शरीर के आंतरिक वातावरण को स्थिर अवस्था में बनाए रखना ही, यानी एक समान अवस्था में बनाए रखना ही होम्योस्टेटिस कहलाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के तौर पे हम लोग समझते हैं कि कैसे जो है एक समान वातावरण को आंतरिक बनाए रखता है। होम्योस्टेटिस प्रक्रियाओं के कुछ मुख्य उदाहरण निम्न है। अब जो होम्योस्टेटिस प्रोसेस है उसका कुछ उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। देखिए, पहला उदाहरण है कि जब रक्त में एंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होने वाला हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करता है। देखिए, इसका कहने का मतलब है, इंटरनल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि हमारा शरीर में जो भी आंतरिक वातावरण गड़बड़ाने का जब सिचुएशन होता है तो होम्योस्टेटिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हमारे अंदर जो है ऐसा चेंज होता है कि वह जो है बॉडी को मेंटेन करके एक साथ ले चलता है। जैसे अगर ब्लड में अंतःस्रावी कोई ग्रंथि है तो उसके द्वारा अगर कोई हार्मोन जो है कम जाता है, हार्मोन स्रावित होने में अगर कम जाता है, जैसे इंसुलिन में अगर कम जाता है तो हम उसको एक समान बनाए रखने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है कि पैंक्रियाज को क्या करता है, उद्दीपित करता है। पैंक्रियाज को कहता है कि पैंक्रियाज चलो तुम्हारा अपना अपना काम करो, जो तुम्हारा काम है इंसुलिन का स्रावन करो। तो मीन्स इसका मतलब होता है कि पीयूष ग्रंथि क्या करता है, पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होता है। यह सभी ग्रंथि को खासकर एंडोक्राइन ग्लैंड को निर्देश देता है कि कब क्या करना है, नहीं करना है। जैसे ही अगर बॉडी में किसी हार्मोन को कमी होने लगेगा तो पीयूष ग्रंथि उसको क्या करेगा, उद्दीपित करेगा, स्टिमुलेट करेगा, मतलब जगाएगा कि चलो चलो उठो उठो उठो, तुम सिक्रेशन करो, इस चीज़ का बॉडी में कमी हो रहा है। अब इस चीज़ के जब पूरा हो जाता है तो वह समान अवस्था में बना रहता है हमारा बॉडी। यानी पहला उदाहरण यही है कि कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उससे अगर स्रावित होने वाला हार्मोन में कम और ज़्यादा होता है तो उसको जो है पीयूष ग्रंथि उद्दीपित करता है कि चलो भाई तुम अपने काम करो, यहाँ पे हार्मोन की कमी हो रही है। ठीक है, तो जिससे जो है होता है वह शरीर में समान स्थिति बनकर रहता है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है कि जब शरीर का तापमान समान से कम हो जाता है तो इस स्थिति में विपरीत प्रक्रियाएं होती है, जैसे त्वचा की कोशिकाओं का संकुचित हो जाना तथा स्वीट ग्लैंड की सक्रियता कम हो जाना। अगर किसी का बॉडी का तापमान अगर नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो देखते होइएगा कि हमारा बॉडी खुद जो है हीट जनरेट और हीट रोकता है। ठीक है, अगर होम्योस्टेटिस का मतलब क्या होता है, समान अवस्था बनाए रखना बॉडी में। अगर कुछ भी कम हो जाए शरीर में या कोई भी चीज़ के कम के आभासी हो तो हमारा बॉडी ऑटोमेटिक जो है वैसा काम करने लगता है जो चाहिए। ठीक है, अगर नहीं बर्दाश्त होता है तब जाके हमें पता चलता है, तब जाके हम बाहर से कुछ काम करते हैं ताकि हमारा शरीर जो है आंतरिक वातावरण समान बना रहे। जैसे टेम्परेचर अगर गिरने लगता है तो व्यक्ति को क्या होता है, शरीर का तापमान गिरने से भी क्षति होता है। तो ये कब होता है, तो जब हमारा बॉडी इस चीज़ को पहचान लेता है कि तापमान कम हो जा गया है तो वह कोशिका जो होता है उसको क्या करता है, कंट्रैक्ट कर देता है, संकुचित कर लेता है, जिससे और ज़्यादा टेम्परेचर का रिलीज न हो। ठीक है, उसी प्रकार से अगर बहुत ज़्यादा पसीना जा रहा हो और उसी में अगर टेम्परेचर कम रहा हो तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी होता है ऑटोमेटिक से स्वेट ग्लैंड को जो एक्टिविटी है इसको कम कर देता है। अब जैसे ही स्वेट ग्लैंड को एक्टिविटी को कम करेगा, पसीना कम निकलेगा, जिससे तापमान जो पहले रिलीज हो गया है और ज़्यादा तापमान रिलीज ना हो, ऐसा मेरा और आपका बॉडी ऑटोमेटिक काम करना चालू कर देता है। तो यही जो है होम्योस्टेटिस का उदाहरण होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, तीसरा है, देखिए बॉडी और क्या करता है, यहाँ पे देख लीजिए। जब शरीर का तापमान समान से अधिक हो जाता है तो त्वचा में मौजूद कोशिकाएं डिलाइट हो जाती है और विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा शरीर में ताप हानि प्रारंभ हो जाता है। ऊपर तो पढ़े हैं कि अगर ताप के लॉस हो जाएगा तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ठीक है ना। यहाँ पे दिया है कि अगर इसी प्रकार से शरीर का तापमान अगर बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो हमारा शरीर भी जो है क्या करता है, अगर तापमान हमारा बॉडी का बढ़ गया है तो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट सही बना रहे, पर्यावरण एक स्थिर में रहे, इसके लिए हमारा शरीर भी काम करता है। क्या काम करता है कि जो कोशिका होता है स्किन का, त्वचा का, वह डिलेट हो जाता है, मतलब विस्तारित हो जाता है, फैल जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तापमान का जो है रिलीजिंग होने लगे, जिससे तापमान जो है समान हो सके। अगर एक काम हमारा बॉडी नहीं कर पाता है, फिर जाके बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, तो हम स्पॉन्जिंग वगैरह करके होम्योस्टेटिस करते हैं, समान अवस्था में लाते हैं, ठीक है। चलिए, अब है इसके साथ ही इस स्थिति में पसीने की ग्रंथियां सक्रिय होकर अधिक पसीने का सिक्रेशन करती है। यह पसीना शरीर में वाष्पीकृत होता रहता है, इस प्रकार भी तापहीन होती है। अगर और ज़्यादा ताप लाना हो, निकालना हो शरीर से, तो हमारा जो बॉडी है, बॉडी से स्वेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है पसीने का सिक्रेशन करता है, जिससे हमारे शरीर से वाष्पीकरण होकर तापमान कम होता है, तापमान का हानि हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 उदाहरण दे दिया कि एक तापमान बढ़ेगा तो हमारा शरीर कैसे काम करेगा, एक तापमान अगर कमता है तो क्या काम करेगा, और एक तापमान बढ़ता है तो क्या करेगा, और एक था कि अगर कोई अंतःस्रावी ग्रंथि से कोई हार्मोन के सिक्रेशन में कमी होने लगता है तो कैसे जो है मास्टर ग्लैंडी के रूप में प्यूटरिड ग्लैंड जो है निर्देश करता है, उद्दीपित करता है कि चलो भाई तुम अपने काम पर लग जाओ। तो ये सब के सब एक उदाहरण है होम्योस्टेटिस का, मीन्स शरीर के समान अवस्था को बनाए रखने का, ठीक है। चलिए, तो आपका प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो गया। अगर आपसे 5 नंबर में होम्योस्टेटिस पूछेगा तो उदाहरण सहित लिख दीजिएगा। इंग्लिश वाले के लिए यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आराम से आप लोग इंग्लिश में इसको छाप सकते हैं, कोई जो है दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश सब में लेकर इसीलिए आ रहा हूँ ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि द्रव एवं वैद्युत संतुलन क्या है, शरीर की द्रव वितरण एवं नियंत्रण प्रक्रिया को समझाइए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है, फ्लूइड एवं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एक आपसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और एक पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब असंतुलन। तो असंतुलन को हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग देख रहे हैं कि द्रव एवं वैद्युत संतुलन, संतुलन के बारे में देख रहे हैं, बैलेंस के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। मानव शरीर में मुख्य तरल पदार्थ जल होता है। देखिए, आप लोग पहले इस चीज़ को समझिए, हमारे शरीर में तरल जो होता है, आप लोग को पता है हमारे शरीर में लगभग जो है 65 से 70% जो वज़न होता है वह तरल का होता है, ठीक है। इसमें से बहुत ज़्यादा जो है जल ही रहता है। जैसे रक्त के बात करते हैं तो रक्त में जो है आप लोग को पता है कि रक्त में 55 और 45 का भांज रहता है। 55 में प्लाज्मा रहता है और इसमें कार्पसल्स रहते हैं, रुधिराणु रहते हैं। इस 55 में 90% जल होते हैं और 10% ही आपके प्लाज्मा रहते हैं, जो कि पीला वाला पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से देख लीजिए कि जल का मात्रा कितना है, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मा वगैरह होता है, ये सब के सब हमारे शरीर में तरल के रूप में रहता है। मानव शरीर में मुख्य तरल पदार्थ जल होता है। वैसे तो शरीर में तरल पदार्थ के रूप में रक्त भी है, लसिका भी है, इत्यादि प्रवाह जो है होता रहता है, परंतु शरीर का लगभग 60 से 70% भाग जल का है। मैंने पहले बताया कि शरीर में तो बहुत सारे तरल है जो आपको प्रवाहित होता है, जैसे ब्लड हो गया, लसिका हो गया, ये सब के सब जो है तरल होते हैं। लेकिन इसमें 60 से 70% संपूर्ण शरीर के भाग का 60 से 70% तरल ही जो है जल के रूप में रहता है। समझ गए चीज़ को। चलिए, अब यहाँ पे देखिएगा, वैद्युत का मतलब इलेक्ट्रोलाइट तात्पर्य है उन खनिज लवणों से जो शरीर में किसी आवेश या आयन के रूप में कार्य करते हैं, अर्थात एक अच्छे स्वास्थ्य एवं शरीर के सभी तंत्रों को समान कार्य करने के लिए व्यक्ति के शरीर में द्रव एवं वैद्युत का होना आवश्यक है। ओके,
यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि इनकी मात्रा भी एक नियत और सीमित अनुपात में होनी चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है कि इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हमारे शरीर में जो है शरीर के अच्छे स्वास्थ्य के लिए और शरीर के विभिन्न तंत्रों को अच्छे से काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति में द्रव और इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बना रहे। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है तो जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये सब के सब जो है पोटेशियम, ये सब के सब हमारे शरीर में आयन वाला है, आयन उत्पन्न करता है और यह जो है आवेश या आयन उत्पन्न करने वाला होता है, आयन के रूप में काम करता है। तो यह सब के सब इलेक्ट्रोलाइट में वैद्युतांक में आता है। ठीक है, और यही जो है हमारा शरीर में इलेक्ट्रोलाइट एक अच्छे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है और शरीर के अन्य तंत्रों को, अन्य अंगों को जो है बहुत ही अच्छा से काम करने में मदद करता है और आवश्यक होता है। ठीक है, यह दोनों ही हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट और साथ में फ्लूइड दोनों हमारे शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं, बहुत ज़रूरी है कि इसका नियत मतलब एग्जैक्ट और लिमिट में यह अनुपात होनी चाहिए। बढ़ने से भी प्रॉब्लम होती है और घटने से भी। अगर आपके शरीर में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम का मात्रा भी बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम होगा, अगर घट जाता है तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए इसकी मात्रा निश्चित और नियमित और सीमित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यही आपका इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड होता है। ठीक है, अब शरीर में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तरल पदार्थों का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, शरीर के तरल का कैसे वितरण होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो वितरण होता है शरीर में द्रव के वितरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, मतलब दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, पहला होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, पहला जो है वह इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है अंतःकोशिकीय द्रव। अंतःकोशिकीय द्रव का मतलब होता है जो कोशिका के अंदर मौजूद होने वाला द्रव होता है। जैसे मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि एक कोशिका है, हमारा एक कोशिका है तो इसके अंदर जो है तरल भरा होता है। ठीक है, इसके अंदर तरल भरा होता है, क्योंकि तरल नहीं रहेगा तो कोशिका नष्ट ही हो जाएगा। तरल इसमें भरा है और ये कोशिका के तरल पर जो अंग जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह तैरता रहता है तो इसको साइटोप्लाज्मा कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अंतःकोशिकीय द्रव इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है पहला है। यह शरीर के कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला द्रव अंतःकोशिकीय द्रव कहलाता है। यह द्रव कुल द्रव का लगभग 60 से 70% होते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा आप लोग को कि अगर बॉडी में 70% पूरा अगर द्रव है तो इसमें से इस 70% का 60 से या 70 सीधा मानिए, जैसे 70% का मतलब हुआ 70। ठीक है, 70, 100 का मतलब 100% का मतलब 100 पूरी, तो 70 का मतलब 70। अगर 70 यूनिट द्रव है तो इसका 60% क्या होगा, इसका 60% इसका अगर टोटल मान गए हम लोग मानते हैं कि शरीर में हमारा 60 से 70% तरल होते हैं। इस तरल में भी दो प्रकार के विभाजन किया गया है। तो इस 60 से 70% तरल में जो फिर से 60 से 70% होगा वह जो है इंट्रासेलुलर होगा, कोशिका के अंदर वाला फ्लूइड होगा। और कोई भी चीज़ 100% होता है तो इसमें से बाकी के रह गया 30%। तो जो 30 से 33% होता है वह कोशिका के बाहर भरा होता है द्रव। ठीक है, यह एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसका मतलब होता है कि कोशिका के बाहर भरे द्रव। शरीर कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाला द्रव बाह्य कोशिका द्रव कहलाता है। यह कुल द्रव का लगभग 30 से 33% तक होता है। इस द्रव को पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए जो कोशिका द्रव होता है वह सबसे ज़्यादा होता है 60 से 70%। संपूर्ण द्रव का अगर बॉडी में जितना भी द्रव है उस संपूर्ण द्रव का 60 से 70% सभी कोशिकाओं में भरा होता है। ठीक है, बाकी के जो 30 से 33% होता है वह कोशिका के बाहर होता है, इसीलिए इसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहा जाता है। ठीक है, जो 30 से 33% होता है। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसको जो है आपको दो भागों में फिर से विभाजित किया गया। कौन कौन भाग, पहला है इंटरस्टेटियल फ्लूइड और एक है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। पहला है इंटरस्टेशियल फ्लूइड, इंटरस्टेशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। दोनों याद रखिएगा, इंटरस्टेशियल फ्लूइड और इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड दोनों याद रखिएगा तो आसान रहेगा समझने में।
यह हम लोग सब क्या पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा फ्लूइड मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मतलब कोशिका के बाहर का तरल। यह 30 से 33% वाला जो है दो भागों में फिर से विभाजित है, एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक इंटरवैस्कुलर फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है यह द्रव अंतरालीय स्थान इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है तथा कुल द्रव का 25% होता है। मीन्स हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 30 से 33% क्या देखे हैं कि टोटल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब इस 30 से 33% में भी 25% जो है क्या होता है, वह 25% आपके जो है वह इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, जो है कहाँ होता है, अंतरालीय स्थान मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है, ठीक है, जो 25% होता है। समझ गए। अब यहाँ पे दूसरा जो है वह है इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावैस्कुलर फ्लूइड का मतलब होता है कि यह द्रव वाहिनियों में पाया जाता है तथा कुल द्रव का लगभग जो है 7 से 8% होता है। इसका उदाहरण है रक्त में पाए जाने वाला प्लाज्मा, ठीक है। तो आप लोग समझ, देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, मैंने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, इसके वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को समझाएं। तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट से समझ गया क्या होता है और कितना हमारे शरीर में जल है क्या है। तो इसके बाद हम लोग देखे हैं कि इसको दो भागों में बांटा गया है डिस्ट्रीब्यूशन को। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो शरीर के कोशिका के अंदर में होता है तरल, तो उससे हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं, नो डाउट। और यह फ्लूइड जो है संपूर्ण फ्लूइड का 60 से 70% भाग जो है सीधा के सीधा कोशिका में मौजूद होता है, तो उसका तो बात ही हटा दीजिए, ठीक है। अब रह गई बात बाकी के जो 30 से 33% फ्लूइड जो बचते हैं वह जो है हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, यानी कोशिका के बाहर स्थित फ्लूइड होता है। समझ गए। अब इसको भी जो है दो भागों में बांटा गया, एक भाग है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और एक भाग है हमारा इंटरवैस्कुलर फ्लूइड। मतलब कि इंटरवैस्कुलर का मतलब है कि जो वाहिका के अंदर होता है और यह कुल 7 से 8% भाग में होता है, और जो ऊपर वाला है इंटरस्टिशियल फ्लूइड यह 30 से 33% वाले का 25% भाग जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो जाता है, जो गैप सब में रिक्त स्थान में पाया जाता है। समझ गए। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इंग्लिश यहाँ पे दिया गया है, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको कितना बार बता दिया, आप नहीं समझे तो आप जानिए, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है आज का और बहुत VVI ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग VVI कर लीजिए 5 नंबर के लिए, 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए बहुत VVI प्रश्न है कि निर्जलीकरण क्या है, इसके प्रकार, कारण, लक्षण और प्रबंध को बताएं निर्जलीकरण के, ठीक है। मेरे डियर फ्रेंड, निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन जो होता है इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो निर्जलीकरण के मतलब क्या होता है कि शरीर से अत्यधिक मात्रा में जल का निष्कासन हो जाना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। जिसमें शरीर में तरल पदार्थ का आयतन जो है घट जाता है और व्यक्ति को निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। निर्जलीकरण के मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण मतलब जल का नहीं होना, शरीर से अत्यधिक मात्रा में तरल या जल का निष्कासन होना निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। शरीर में तरल पदार्थ का आयतन इससे घट जाता है। जैसे समझिए 4 किलो का बाल्टीन है, 4 लीटर का कोई बाल्टीन है, उसमें 4 लीटर पानी रखा है। अगर उसमें हम जो है कोई छिद्र कर दे, उसमें होल कर दे बाल्टीन में, और उससे 1 लीटर पानी उसमें से छिद्र के द्वारा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि उसका आयतन तो घट जाएगा। पहले जो 4 लीटर वॉल्यूम का आयतन था वह तो अब 3 लीटर हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम जाएगा। तो ही कहता है निर्जलीकरण अगर तब होता है जब शरीर से बहुत अधिक मात्रा में तरल पदार्थ या जल निकल जाए, निष्कासन हो जाए, तो निर्जलीकरण हो जाता है, जिससे शरीर में तरल पदार्थ का आयतन घट जाता है। ये चीज़ इतना समझ गए। इंग्लिश में आपके यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा, ओके। अब हमसे यहाँ पे पूछता है कि निर्जलीकरण के प्रकार क्या है। मेरे डियर साथी, निर्जलीकरण के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जो डिहाइड्रेशन होता है, अच्छे से समझिएगा, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। बस यही 3 प्रकार पर दिमाग आपको लगाना है।
और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि हाइपरटोनिक का मतलब क्या होता है कि हाइपर, मैं आपको पहले बता दिया कि हाइपर का मतलब होता है अत्यधिक या ज़्यादा, ठीक है, अत्यधिक या ज़्यादा। हाइपो का क्या मतलब होता है, तो हाइपो का मतलब होता है कम, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके नाम को याद रखिएगा। तो एक है आपका हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन और एक है आपका हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन और एक है आपका आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, ठीक है, जिसका आइसो का मतलब होता है समान। तो अब ये तीनों नाम याद रहेगा तो समझना कैसे है देख लीजिए। चूँकि हम लोग ऊपर यहाँ पे पढ़े हैं, यहाँ पे डिफिनीशन में पढ़े हैं निर्जलीकरण का कि शरीर से जल का अत्यधिक मात्रा निष्कासन होना ही निर्जलीकरण कहलाता है। मीन्स शरीर से बहुत ज़्यादा जो है जल का निकासी हो जाना ही जो है निर्जलीकरण कहलाता है, ठीक है। किसका निष्कासन हो रहा है, जल का। अब जल का ही आप लोग बेस मान के इस तीनों के टाइप्स को आसान से बना देंगे, ठीक है। कैसे, पहला पॉइंट है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कि ज़्यादा, तो हम लोग का क्या हो रहा है, जल का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। तो जल का निष्कासन होगा हाइपरटोनिक में इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट कम होगा और वाटर जो है ज़्यादा जो है निष्कासन हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग हाइपरटोनिक निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। इसमें होता यह है कि इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में शरीर से जल का निष्कासन बहुत ज़्यादा हानि हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसे हाइपरटोनिक कहते हैं, क्योंकि जल का ही निकासी हो रहा है। ऊपर भी डिहाइड्रेशन में देखें कि जल का निकासी होना ही बहुत अत्यधिक मात्रा में डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण कहलाता है। तो हाइपर है, हाइपर के मतलब अधिक, तो किसका अधिक, जल का अधिक बहाव, जल का अधिक निष्कासन, हाइपरटोनिक, ओके। और जब जल अधिक होगा तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट साथ साथ काम करता है बॉडी में, तो जैसे ही वाटर अगर अत्यधिक होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का हानि कम होगा हाइपरटोनिक में। चीज़ों को समझ गए, चलिए। अब दूसरा है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है कि इसे हम लोग हाइपोवोलेमिया भी कहते हैं। हाइपोवोलेमिया का मतलब होता है कि तरल पदार्थों के आयतन में कमी आ जाना, और तरल पदार्थ के आयतन में कमी आ जाता है तो उसे हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग जाता है पेशेंट के, यानी तरल के कमी होने से शॉक जो लगता है उसे हाइपोवोलेमिक शॉक कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी के बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट और वाटर दोनों का समान लेवल में जो है क्या होता है, हानि होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का निष्कासन भी और वाटर जल का भी निष्कासन दोनों का समान अगर मात्रा में होता है तो उसे आइसोटोनिक कहते हैं, ठीक है, समांगी निर्जलीकरण, ओके। अब यहाँ पे है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब समझिएगा, बहुत आसान है। हाइपोटोनिक का मतलब होता है, मैं पहले ही बताया कि हाइपो का मतलब होता है क्या चीज़, कम, कमना। तो इसमें कमेगा क्या, तो चूँकि हम जल को बेस मान रहे हैं तो हाइपोटोनिक में जल का जो सिक्रेशन होगा वह कम जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। मीन्स हाइपोटोनिक में जल का निष्कासन इलेक्ट्रोलाइट की तुलना में कम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होगा जबकि जल कम होगा, और जल कम होगा इसीलिए इसका नाम हाइपोटोनिक दिया गया, यानी हाइपोटोनिक। चीज़ों को समझ गए, चलिए। तीनों प्रकार अच्छे से समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ओके। इंग्लिश दिया है, इंग्लिश में इंग्लिश वाले अपना देख लीजिएगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। अब हम लोग इसके कारण देखते हैं कि आखिर कौन कौन कारण होते हैं डिहाइड्रेशन होने का। तो हिंदी इंग्लिश सब दिया गया है, यहीं पे देख लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा दस्त हुआ हो, उल्टी हुआ हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकलने लगता हो, तरल पदार्थों का ग्रहण कम करते हैं, ट्रॉमा चोट के कारण, ओके, अत्यधिक हेमरेज मतलब ब्लीडिंग होना, अति सूत्रता मतलब अति मूत्रता होता है, सूत्रता नहीं अति मूत्रता, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है मूत्र होना, उष्मा का आघात होना मतलब उष्मा जो है शरीर पर बहुत ज़्यादा अटैक करना, नौमा है जलना और बुखार होना, डायबिटीज इंसिपिडेंस, लंबे समय तक कोई बीमारी होना, डायबिटिक थेरेपी, ये सब जो है कहीं ना कहीं शरीर से जल का नाश करता है, जल का हानि होता है। जैसे बहुत ज़्यादा अगर यूरिन होगा, मूत्र होगा तो वह भी शरीर का प्रॉब्लम करेगा, तरल कमेगा। बहुत ज़्यादा पसीना निकलना भी, बहुत बुखार होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पसीना निकल जाता है तो बुखार भी एक कारण बनेगा। मतलब वो सारे कारण बनेगा जिससे शरीर में तरल यानी जल का कमी हो सकता है, तो उसको हम लोग कारण में लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग लक्षण देखेंगे कि किसी में अगर डिहाइड्रेशन होता है, निर्जलीकरण यानी जल का कमी होता है, तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं।
पहला जो लक्षण देखिएगा, मुंह सूखना, बहुत ज़्यादा मुंह सूखने लगता है, गहरा पीला पेशाब होने लगता है, अगर शरीर में तरल कम जाता है तो पेशाब कम आएगा, दौरे पड़ना, कमजोरी लगना, ये सब जो है नॉर्मल होने लगता है। तेज सांस जो है चलना, आलसपन आने लगता है, बेचैनी होने लगता है, और ये सब जो है कारण बनता है। रक्तचाप घट जाएगा, कब्ज रहने लगेगा, धंसी हुई आंख धंस जाएगा, समझ गए, और शुष्क त्वचा पड़ जाएगा, ड्राई स्किन हो जाएगा। मीन्स अगर आपके शरीर में तरल पदार्थ का कमी हो जाएगा, जल के कमी हो जाएगा, तो क्या क्या चीज़ें लक्षण में दिख सकता है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, खुद से लिख सकते हैं। सही बातें हैं, शरीर में अगर तरल नहीं रहेगा तो आपका शरीर, आंखें धंस जाएगा, शरीर दुबला हो जाएगा, ठीक है, बीमारी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समस्या होने लगेगा, तमाम के चीज़ें जो है, मुंह सूखने लगेगा, त्वचा झुर्रीदार हो जाएगा, कब्ज रहने लगेगा, रक्तचाप घट जाएगा, बेचैनी होने लगेगा। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं क्या होता है, आप लोग को ये सब कहीं ना कहीं जो है बॉडी में क्या करता है कि कमी होने से लक्षण दिखाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। अब एक नर्स के रूप में नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, अगर हम लोग जानेंगे कि कोई पेशेंट को बहुत ज़्यादा शरीर से तरल पदार्थ कम रहा है, तरल इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड का कमी हो रहा है, तो उसको हम कैसे देखभाल प्रबंध करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला है, सर्वप्रथम ORS पीने की सलाह देंगे। मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी लेने के लिए उत्साहित करेंगे। मरीज को आवश्यकता का तुरंत जो है IV फ्लूइड से शुरू करेंगे। अत्यधिक सेवर अगर रक्तस्राव होता है तो इन्फ्यूजन मशीन के द्वारा जो है प्रयोग करना चाहिए। मरीज को DNS RL एकांतर क्रम में दी जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 6 नंबर का है कि मरीज का इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करनी चाहिए। 7वां है, मरीज का वजन नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। मरीज का वाइटल साइन भी नियमित रूप से चेक करते रहना चाहिए। ठीक है, 9वां है, मरीज को शांत एवं आरामदायक पोषण जो है वातावरण देनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा कि 10वां नंबर है कि मरीज को साफ़ सुथरा रखनी चाहिए। उसके बाद है, मरीज को मनोवैज्ञानिक सहारा प्रदान करनी चाहिए। एंड यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला है 12 नंबर का कि उल्टी रोकथाम हेतु आदेशानुसार एंटीइमेटिक ड्रग दी जाती है। ये यहाँ पे मस्टोइडाइटिस है, इसके बारे में बताना है, इसके चिन्ह लक्षण बताना है और प्री और पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध को बताना है। अब प्री और पोस्ट या पेरी ऑपरेटिव प्रबंध तभी आता है जब आपके सर्जरी होगा तब। ठीक है, सर्जरी होगा तो आपको प्री और पोस्ट, देखिए एग्जाम में आपसे कैसे पूछता है, कहेगा कि फलाने सर्जरी के प्री और पोस्ट ऑपरेटिव प्रबंध लिखे, नर्सिंग प्रबंध प्री और पोस्ट मतलब सर्जरी से पहले और बाद। ठीक है, ऐसे पूछ देगा। अगर ऐसे नहीं देगा तो आपसे सीधे कह देगा कि सर्जिकल प्रबंध बताए, इसमें नर्सिंग प्रबंध बताए। तो अगर नर्सिंग प्रबंध किसी सर्जरी में पूछेगा और ये नहीं क्लियर करेगा कि प्री और पोस्ट बताना है तो आपको दोनों लिखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों लिखना पड़ेगा, समझ गए चीज़ों को। चलिए दे सकते हैं साइन सिम्टम्स प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ मस्ट। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए मस्टोइडाइटिस होता क्या है। माय डियर, मस्टोइडाइटिस जो होता है वह यहीं पे फिगर के भी माध्यम से आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए मस्टोइडाइटिस, ठीक है, कान के पीछे कर्णमूल अस्थि मस्टोइड प्रोसेस, कान के पीछे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो कान है, कान के ठीक पीछे ये अस्थि जो होता है, आप लोग छू के देखिएगा अपने कान के पीछे, वहाँ पे हड्डी आपको महसूस होगा, वही हड्डी जो है मस्टोइड बोन होता है, मस्टोइड प्रोसेस बोलते हैं उसको। ठीक है, कर्णमूल अस्थि बोलते हैं। इसके कोशिकाओं में होने वाले संक्रमण को कर्णमूल शोथ यानी मस्टोइडाइटिस कहते हैं। कान से जुड़ी मस्टोइड अस्थि के एंट्रम का पर्दा जो है मस्टोइडाइटिस कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग को एक समझना पड़ेगा माय डियर कि कान से जुड़ा हुआ हमारा यह हड्डी होता है, कौन, मस्टोइड, जो कि कान के पीछे होता है, जिसे हिंदी में कर्णमूल अस्थि कहते हैं। ठीक है, अब चूंकि जानते हैं हड्डी हो या मांस हो कुछ भी हो, सब के सब हमारा कोशिका से बना है, तो ये जो मस्टोइड बोन का जो कोशिका है इसमें संक्रमण हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इसी को जो है हम लोग मस्टोइडाइटिस कहते हैं। ठीक है, यानी ये कान से जुड़ा हुआ जो बोन है इसके एंट्रम का पर्दा, ठीक है ना, एंट्रम का पर्दा मस्टोइडाइटिस कहलाता है। ये यहाँ पे मस्टोइडाइटिस होगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे मस्टोइड बोन होता है और यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा कि इस प्रकार से सूजन आपको दिखा रहा है ना, यही सूजन इन्फ्लामेशन संक्रमण वगैरह होता है, या इसको इन्फ्लामेशन भी कह सकते हैं। और इन्फ्लामेशन सिर्फ और सिर्फ संक्रमण से ही नहीं होता है, चोट टूट लगने से कारण से भी होता है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सूजन हुआ है। अब ये कान के पीछे वाला जो हड्डी होता है इस पर जुड़ा हुआ होता है मस्टोइड बोन। ठीक है, मस्टोइड बोन जुड़ा होता है कान से। अब अगर मान गए इस मस्टोइड बोन में अगर इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट आपके कानों तक पहुँच जाता है। इसीलिए आप लोग देखते होइएगा कि पहले जो हम लोग देखे हैं
इससे पहले हम लोग कान के क्या देखें, ओटाइटिस मीडिया देखें हैं ना, मेनियर्स रोग देखें, काने का ही था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कि मस्टॉइडेक्टोमी भी होगा, मस्टॉइड प्रोसेस का सर्जरी भी होगा वहाँ भी। तो क्योंकि कान से जुड़ा हुआ है, तो अगर कान में प्रॉब्लम है तो हो सकता है कहीं मस्टॉइड बोन के कारण भी हो, इसमें चोट लगने के कारण भी कान में आंतरिक क्षति पहुँचता हो, तो इसके कारण समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, मस्टॉइड क्या होता है और मस्टॉइडाइटिस क्या होता है, तो समझ गए होंगे आप लोग, समझ गए ना। देख सकते हैं नॉर्मली आप लोग देखते भी होइएगा कि ये चीज़ें अगर संक्रमण होता है ना, इसमें अगर संक्रमण के कारण ये प्रॉब्लम है तो देखते होइएगा आप लोग, ये चीज़ें बच्चा में ज़्यादा होता है। बच्चा के कान के पीछे आप लोग देखते होइएगा कि सूजन हो जाता है, एकदम लाल हो जाएगा और सूजन हो जाता है, किसी किसी का तो उसमें घाव भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें अगर कान के पीछे होता है मस्टॉइड बोन में, तो यही हमारा मस्टॉइडाइटिस होता है। देख सकते हैं स्पष्ट रूप से इसमें दिख भी रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हो गया मस्टॉइड, समझ गए कि मस्टॉइड बोन से कान से जुड़ी हुई जो मस्टॉइड बोन है उसके एंट्रम में इन्फ्लामेशन होना मस्टॉइडाइटिस कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए माय डियर, अब आप लोग को पता है कि कोई भी इन्फ्लामेशन हो, कोई भी बीमारी हो, संक्रमण हो, उसका कारण होता है। तो देख लीजिए, कारण में मस्टॉइड बोन में चोट लगना, अगर मान गए कान के पीछे मस्टॉइड बोन में किसी चीज़ से चोट लग गया हो तो ये कारण बन सकता है इन्फ्लामेशन का। अगर बार बार ओटाइटिस हुआ है, ओटाइटिस मतलब समझ रहे हैं ना कि मध्य कान का संक्रमण, अगर बार बार मध्य कान में संक्रमण हो रहा है तो हम लोग को पता है कि कान से जुड़ा हुआ है मस्टॉइड बोन, तो कहीं ना कहीं मस्टॉइड बोन में भी क्षति पहुंचा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है ऑस्टिचियन ट्यूब में अवरोध। अब एक ट्यूब होता है कान के अंदर, ठीक है, ये ऑस्टियन ट्यूब में जो है क्या होगा, अवरोध होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जिसके कारण जो है प्रॉब्लम होगा, एलर्जी होना, ठीक है, एलर्जी होना, वायरल इन्फेक्शन होना, तो अलग अलग जो है कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसके कारण मस्टॉइड बोन में ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कारण यहाँ पे बता दिए, कारण में एक बार और देख लीजिए, चोट लगना मस्टॉइड बोन में, बार बार ओटाइटिस होना, एस्टिचियन ट्यूब में अवरोध होना, एलर्जी होना, ओके। चलिए क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, अब हमको लक्षण दिखना है। अब मानिए हमको कान के पीछे हड्डी में हमें प्रॉब्लम आ गया है, तो क्या क्या जो है अनुभव करेंगे, क्या क्या लक्षण दिखेंगे, देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिया गया है। कान के पीछे अस्थि में तेज दर्द होगा। अब माय डियर, अगर समझिए चोट के कारण हो या संक्रमण के कारण हो या एलर्जी के कारण हो, किसी भी कारण से या ओटाइटिस के कारण हमें मस्टॉइड बोन में प्रॉब्लम आ गया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आने से तेज दर्द होगा ही होगा, वो भी कान में है, कान के आसपास में है तो होगा ही होगा। मस्टॉइड बोन लाल हो जाता है, रेडनेस जो ऊपर अभी देखे हैं ना, या आप लोग अनुभव भी करते होइएगा, अगर किसी को अगर होता है कान के पीछे तो वह बिल्कुल लाल होता है, ठीक है, वहाँ पे सूजन हो जाता है, मस्टॉइड बोन पर सूजन हो जाता है। अब आप लोग को पता है कान में हो या कहीं दर्द होता है, कुछ होता है तो बुखार हो ही जाता है, तो यह भी एक लक्षण दिखता है। कान में संक्रमित स्राव रिसार, ओटोरिया, ओटोरिया मतलब होता है कि कान से स्राव होना, संक्रमित स्राव होना, ठीक है, कान से सिक्रेशन होगा। श्रवण क्षमता में कमी आएगा, हियरिंग लॉस होगा, उल्टी एवं जी घबराएगा। क्यों? क्योंकि कान हमारा संतुलन बनाने का भी काम करता है। अगर कान के आसपास ही प्रॉब्लम होगा तो जी घबराना और उल्टी होना तो होगा ही होगा, श्रवण क्षमता में लॉस होगा ही होगा, कान से संक्रमित श्राव जाएगा ही जाएगा, बुखार तो होगा ही होगा, दर्द होगा तो, और मस्टॉइड बोन पर सूजन भी होगा, लालिमा भी होगा, तेज दर्द भी होगा। तो यह सब लक्षण और चिन्ह होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी। संतुलन बिगड़ना, यह भी एक लक्षण चिन्ह ही होगा। अब निदान मतलब इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, देख लीजिए। सबसे पहले किसी भी बीमारी के लिए 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होता है। 3 चीज़ें अगर आप किसी भी बीमारी के डायग्नोसिस में लिखते हैं तो गलत नहीं होगा। पहला, हिस्ट्री कलेक्शन, किसी भी बीमारी के मरीजों का हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है। दूसरा है उसके शारीरिक जांच करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और ब्लड इन्वेस्टिगेट। यह 3 चीज़ें किसी भी बीमारी के लिए मस्ट है, और लिख देंगे तो कोई गलत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तो होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद है ईयर डिस्चार्ज कल्चर, कान से जो डिस्चार्ज सिक्रेशन होता है उसको जो है क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, कल्चर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद एक्सरे करेंगे, इससे भी नहीं होगा, सीटी स्कैन करवाएंगे। तो और सारे जो है हम इस चीज़ को लिखते हैं, ठीक है। चलिए जटिलता में, कॉम्प्लिकेशन में क्या लिखते हैं, जटिलता में क्या लिखते हैं माय डियर। अगर जटिलता के मतलब होता है कि मान गए इस बीमारी को अगर ना ट्रीटमेंट कराया जाए तो और क्या जो है रूप ले सकता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये जो है मस्टॉइड बोन क्या क्या पैदा कर सकता है आगे, मेनिंजाइटिस, मेनिंजिस का प्रॉब्लम, मेनिंजाइटिस, चेहरे पर लकवा, फेशियल पैल्सी, चेहरा पर लकवा मार देगा, ठीक है। मस्तिष्क में घाव होना, ब्रेन अब्सेस होना, चूँकि संक्रमण फैलते जाएगा तो कान के आसपास ही हमारा ब्रेन है तो उसमें संक्रमण हो जाएगा। लेब्रेंथाइटिस, जो लेब्रिंथ होता है उसमें जो है संक्रमण, इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो लेब्रेंथाइटिस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से माय डियर कॉम्प्लिकेशन में मेनिंजाइटिस, फेशियल पाल्सी, ब्रेन अब्सेस, लेब्रेंथाइटिस, यह कॉम्प्लिकेशन याद रखिएगा मस्टॉइड बोन का, ओके। चलिए अब माय डियर हम लोग जानते हैं प्रबंध। अब हम लोग जटिलता देख लिए तो अब प्रबंध बताना है। अब मैं आप लोग को बता चुका हूँ प्रबंध में 3 चीज़ें होगा, अगर सर्जरी संभव होगा तो सर्जरी लगाकर 3 प्रबंध होगा, नहीं तो ऐसे प्रबंध में अगर सर्जरी नहीं होगा तो 2 प्रबंध होगा, एक चिकित्सीय प्रबंध और एक नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। चलिए
तो देख लीजिए प्रबंध में हमें क्या लिखना है, पहले चिकित्सीय प्रबंध। किसी भी बीमारी का पहले दवाई ही चलता है, अगर दवाई से नहीं सुनता है तब जाके हम उसे, अगर सर्जरी संभव है तो सर्जरी करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक देंगे। अगर मान गए संक्रमण के कारण ये प्रॉब्लम है तो एंटीबायोटिक में सिप्रोफ्लॉक्सासिन देंगे, जेंटामाइसिन देंगे, एमोक्सिक्लेब देंगे। ठीक है, बहुत सारे एंटीबायोटिक है, नाम याद रख लीजिए, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन। यह जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन ज़्यादा कान नाक में और आँख में एंटीबायोटिक के रूप में काम ज़्यादा करता है। ठीक है, जेंटामाइसिन। ओके, एमोक्सिक्लेब जो होता है वह घाव वगैरह में ज़्यादा काम देता है। रोगी को एनाल्जेसिक, दर्द के लिए एनाल्जेसिक ट्रामाडोल डाइक्लोफेनिक सोडियम। देखिए ट्रामाडोल डाइक्लोफेनिक सोडियम दोनों दर्द से राहत के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो यह एनाल्जेसिक होता है। ओके, चलिए अब यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने बता दिया दर्द के लिए और संक्रमण के लिए यही दो मुख्य चीज़ें हैं। आप लिखने के लिए चिकित्सीय प्रबंध में और लिख सकते हैं, चूँकि हम लोग फीवर भी देखे हैं। तो फीवर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फीवर के लिए क्या लिखेंगे, फीवर के लिए एंटीपायरेटिक लिखेंगे, पैरासीटामोल। ठीक है ना, डाइलोना ये लिख देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। सॉरी डाइलोना नहीं, डोलो जो है बुखार के लिए काम आता है, तो वो चीज़ें हो जाएगा। समझ गए चीज़ों को। चलिए अब इसमें सहायक लक्षण का भी जो है आप चीज़ें को ऐड कर सकते हैं चिकित्सीय प्रबंध में। ओके, अब आ गया सर्जिकल प्रबंध। अब मस्टोइड बोन मान गए दवाई दिए संक्रमण का, दर्द का, उससे राहत नहीं हो रहा है, संक्रमण नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम समझेंगे कि इसका प्रॉब्लम अंदर तक जा चुका है या कोई चोट के कारण हो सकता है, तो उसके लिए फिर हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, सर्जरी जो है हम तब करते हैं जब सीवियर इन्फ्लामेशन हो, मतलब बहुत खतरनाक गंभीर जो है प्रदाह हुआ हो, तो जो है हम ये सर्जिकल प्रबंध करते हैं। ठीक है, चलिए सर्जरी में दो महत्वपूर्ण सर्जरी होता है। एक मस्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति हो तो यह सर्जरी की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट होगा मस्टोइड बोन में अगर सीमित क्षति होती है ना, तो हम लोग जो है क्या करते हैं, पहला वाला काम करते हैं। ठीक है, यह चीज़ें आप लोग देख लीजिए। माय डियर आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैं बता देता हूँ। पहला वाला जो है इसमें मैरिंगोटोमी होता है। क्या होता है, मैरिंगोटोमी। ठीक है, मैरिंगोटोमी याद रखिए। ठीक है, ये पहला वाला में लिख लीजिएगा। अगर मान गए मस्टोइड बोन में अगर लिमिट क्षति हुआ हो, ठीक है ना, लिमिट अगर डैमेज हुआ हो, तो उससे मैरिंगोटोमी के द्वारा जो है सर्जरी करके ठीक किया जाता है। और हम लोग जानते हैं कि टोमी मतलब होता है सर्जरी, जिसके भी अंत में टोमी लगा हो तो सर्जरी होगा। मैरिंग मतलब जो हमारा मैरिंग होता है उससे मैरिंज जो होता है उस मैरिंग को जो है सर्जरी द्वारा करते हैं तो मैरिंगटोमी होता है। ठीक है, तो ये कब किया जाएगा, जब मस्टोइड बोन में हल्का फल्का क्षति हुआ हो, लिमिट क्षति हुआ हो, तब मैरिंगटोमी किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पहला लिख लीजिएगा। समझ गए। दूसरा है माय डियर मस्टोइडेक्टोमी। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, क्वेश्चन आपको यहीं पे पूछता है कि मस्टोइडाइटिस होता क्या है, कारण लक्षण बताए, निदान बताए, और साथ में ये पूछ लेगा कि मस्टोइडाइटिस वाले मरीजों का सर्जिकल प्रबंध बताए। तो सर्जिकल प्रबंध इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, मस्टोइडाइटिस वाले पेशेंट का मस्टोइडेक्टोमी सर्जरी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसमें होता यह है कि जितना जगह अगर इन्फ्लामेटेड पार्ट होता है उसको हटा दिया जाता है, और यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, मस्टोइड बोन मान गए यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर ठीक है ना, मान गए यह पूरा मस्टोइड बोन है। ठीक है, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक क्षति हो गया है मस्टोइड बोन में, तो क्या करते हैं उसको मैरिंगटोमी करेंगे। ठीक है, लेकिन लिमिट क्षेत्र है तो मैरिंगटोमी करेंगे। लेकिन अगर लिमिट ना है, असीमित है, ठीक है, अगर मान गए बहुत ज़्यादा दूर तक है तो उसमें मस्टोइडेक्टोमी करते हैं, और जितना दूर तक इन्फ्लामेटेड पार्ट का असर होता है वो उतना दूर तक जो है उसको मैरिंगटोमी के द्वारा, मस्टोइडेक्टोमी के द्वारा हटा देते हैं। ठीक है, याद रखिए स्पेलिंग, मस्टोइड लिख कर उसमें डेक्टोमी लिख दीजिएगा, मस्टोइडेक्टोमी हो जाएगा। इसमें इन्फ्लामेटेड पार्ट को हटा दिया जाता है। यह दो प्रकार से होता है यह सर्जरी। ठीक है, एक होता है पार्शियल मस्टोइडेक्टोमी और एक होता है रेडिकल मस्टोइडेक्टोमी। दोनों याद रखिएगा, पार्शियल मस्टोइडेक्टोमी और रेडिकल मस्टोइडेक्टोमी। ठीक है, अब ये लिख दीजिएगा कि इसमें मस्टोइडेक्टोमी होता है। तो इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि मस्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट का जो है सर्जरी से पहले, सर्जरी के बाद जो है नर्सिंग प्रबंध बताए। तो माय डियर मैं नर्सिंग प्रबंध नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं कि सर्जिकल वाले पेशेंट का कैसे नर्सिंग प्रबंध जो है आपको लिखना है, कैसे दिमाग में पॉइंट बनाना है, कैसे लिखना है। अगर आप एवरेज स्टूडेंट बनना चाहते हैं सबके तरह, तो डायरेक्ट जो है लिखिए नर्सिंग प्रबंध शैल क्रिया से पूर्व, और उसमें जो है सीधा जितना पॉइंट होता है 7, 8, 10, 15 पॉइंट लिखते चलिए। फिर उसके बाद पॉइंट दीजिए सर्जिकल प्रक्रिया के बाद नर्सिंग देखभाल, फिर उसमें जो है चीज़ों को लिख दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं पढ़ा चुका हूं कि सर्जरी से पूर्व और सर्जरी के बाद जो है देखभाल कैसे करनी चाहिए। ठीक है, मैं बता चुका हूं। तो उसके आधारित, चूंकि यह कान का समस्या है, तो उसी हिसाब से जो है आपको क्या करना पड़ेगा,
लिखना पड़ेगा। बाकी सब पॉइंट उसी के तरीक़ा से आप लिख सकते हैं जो मैं पर्सनल पढ़ा चुका हूं कि सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद कैसे जो है हम पेशेंट को देखभाल करते हैं। बस इसमें वर्ड ये लगा देना है, मास्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट को, मास्टोइडेक्टोमी वाले पेशेंट को, ठीक है। तो ये चीज़ें समझना है। बाकी टाइम हम लैप्स नहीं करेंगे, आप लोग ये देख लीजिएगा, लिखिएगा, ठीक है। नहीं लिखिएगा मैं PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप पढ़ लीजिएगा नर्सिंग प्रबंध, ठीक है। चूँकि नर्सिंग प्रबंध आपको सभी जो है सभी बीमारी में आएगा, सभी सर्जरी में आएगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन आज का है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पे देख सकते हैं सवाल क्या है, टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस बहुत लोगों को होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो ये टॉन्सिलाइटिस होता है और यह टॉन्सिलाइटिस बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। याद रखिएगा, टॉन्सिलाइटिस के कारण, लक्षण, उपचार, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग प्रबंध पूछेगा। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यह भी हमारा ENT से रिलेटेड है, मुंह में होने वाला प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए दिखाते हैं। अब आप लोग को यहाँ पे एक चीज़ें दिख रहा होगा माय डियर, देखिए टॉन्सिलाइटिस होता क्या है। देखिए टॉन्सिल, मैं बता देता हूँ, टॉन्सिल, ठीक है, टॉन्सिल है, ठीक है। अब इस टॉन्सिल में आइटिस लगा देंगे तो यही टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, समझ गए ना। टॉन्सिल का पर्दा, मुख गुहा। अब ये जो टॉन्सिल होता है कहाँ होता है, ओरोफेरिंग्स, ठीक है ना। ओरो मतलब मुख और फेरिंग्स दोनों के जो है ज्वाइंट स्थल पर हमारा यही जो है क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ ए वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ए वाला पार्ट, यही वाला पार्ट हमारा इस साइड, और इस साइड जो दिख रहा है यही टॉन्सिल होता है। अगर इसी टॉन्सिल में कोई पर्दा, कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ें होता है तो इस प्रकार से देख सकते हैं लाल हो जाएगा, टॉन्सिल में संक्रमण हो जाएगा, टॉन्सिल में सूजन आ जाता है, ठीक है, टॉन्सिल बढ़ जाता है और इसी को हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप लोग खुद का भी अनुभव कर सकते हैं, सबके मुंह के पीछे वाला जो भाग होता है वहाँ पे जो है हमारा टॉन्सिल दोनों साइड में रहता है, छोटा छोटा, और यही अगर प्रॉब्लम होता है, इसमें इन्फेक्शन या कोई रीजन से अगर कोई इन्फ्लामेशन होता है तो यहाँ पे लाल हो जाएगा इस प्रकार से, उसमें जो है सूजन हो जाएगा, टॉन्सिल बढ़ा हुआ लगेगा, सूजा हुआ लगेगा, और यही हमारा क्या होता है, इन्फ्लामेटेड टॉन्सिल होता है, जिसे हम लोग टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो देखिए चीज़ों को पढ़िएगा आसानी से तो आसानी से समझ में आएगा, अगर ज़्यादा जोर लगा के पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगी, ओके। तो ये कहता है कि मुख गुहा के पिछले भाग, मुख गुहा क्या, यही ना है, मुख गुहा, ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स का मतलब होता है ओरल, ठीक है, ओरल मतलब मुख प्लस फेरिंग्स, इस दोनों के जो ज्वाइंट स्थल होता है मुख गुहा में, वहीं पर एक टॉन्सिल स्थित होता है, टॉन्सिल, और उसी में संक्रमण द्वारा जो पर्दा होता है, वह जो सूजन होता है उसे टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। ज़्यादातर केसेज में जो टॉन्सिल होता है वह इन्फेक्शन के कारण ही होता है, ठीक है। कुछ ही रीजन हो सकता है कि वह चोट के कारण क्षतिग्रस्त हो, अगर मुँह में आप जो भोजन वजन करते हैं उससे, ठीक है, वरना 99% मामले में यह इन्फेक्शन के कारण ही टॉन्सिलाइटिस होते हैं, ठीक है। चलिए कारण क्या क्या होते हैं, तो जब संक्रमण की बातें आएगा तो वहाँ पे बहुत सारे जीवाणु आ जाएंगे, जैसे हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, ठीक है, स्टेफाइलोकोकी, निमोनोकोकी, यह सब बैक्टीरियल है, ठीक है, जो आपके मुंह में इन्फेक्शन कर सकते हैं टॉन्सिल को। तो हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी द्वारा, स्टेफाइलोकोकी द्वारा, निमोनोकोकी द्वारा, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा, ठीक है, ये सब कारण बनते हैं। ऊपरी श्वसन तंत्र संक्रमण, अगर मान गए ठीक है ऊपर में कोई संक्रमण हुआ है, ठीक है ना, तो उस संक्रमण के जरिए भी टॉन्सिल में संक्रमण हो सकता है। प्रदूषित वायु और भोजन के जरिए भी हो सकता है। तो नॉर्मली इसमें जो होता है यही है, हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकी, निमोनोकोकी, इन्फ्लुएंजा वायरस द्वारा, ऊपरी श्वसन तंत्र का संक्रमण, प्रदूषित वायु और भोजन के द्वारा, ठीक है। तो ये कारण बनते हैं टॉन्सिलाइटिस होने का। लक्षण क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर, मान गए किसी को टॉन्सिलाइटिस हो चुका है, टॉन्सिल में संक्रमण हो चुका है, तो उससे क्या क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले गले में खराश होगा, ठीक है, सॉर थ्रोट होगा, ठीक है, निगलने में दर्द होगा, डिस्फेजिया होगा, क्योंकि यहीं पे दोनों साइड से ही जो है क्या होता है व्यक्ति के टॉन्सिल होता है। तो जब से ही भोजन निकलता है तो इसमें टच होगा ही होगा, तो टच होगा तो दर्द होगा, निगलने में दर्द होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। बुखार आएगा, अब चूँकि हम लोग जानते हैं, अभी ऊपर भी देखे हैं कि जैसे ही दर्द होता है तो दर्द के असर से बुखार हो ही जाता है, ठीक है। बॉडी एक होगा, बदन दर्द कर सकता है, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, व्हाइट कंटेंट डिस्चार्ज होगा, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, व्हाइट कॉटेड टंगू, मतलब जो टंगू है उस पर व्हाइट परत बनने लगेगा, सर्दी लगना, कंपकपी आना, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस के साथ में आ जाता है। गले की लसिका ग्रंथियों में सूजन, जो लिम्फ ग्लैंड होता है गले का, उसमें भी सूजन आ जाएगा। तो एक प्रॉब्लम अनेकों लक्षण देते हैं, और यही लक्षण सब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि गले में खराश होना, निगलने में दर्द होना, बुखार आना, बदन दर्द होना, जीभ पर सफ़ेद स्राव आना, सर्दी लगना, कंपकंपी आना, ठीक है ना, गले की लसिका, लिम्फ ग्लैंड में सूजन होना। तो ये सब चूंकि हम लोग जानते हैं गले में एक लिम्फ नोड गले में होता है तो उसमें भी सूजन आ जाता है, ठीक है ना। अब इसका उपचार क्या है, तो हम लोग जानते हैं उपचार में क्या क्या होगा। तो चलिए उपचार में हम लोग देखते हैं, उपचार कहिए या प्रबंध कहिए, बात हुई है। उपचार में बात होगा तो पहले हम लोग मेडिकल प्रबंध लिखेंगे, चिकित्सीय प्रबंध लिखेंगे, ठीक है। देखिए
रोगी को संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, जैसे सेफ्टोजाइम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, ठीक है, जेंटामाइसिन, यह सब के सब एंटीबायोटिक है, ठीक है, एंटीबायोटिक है, ठीक है, सेफ्टोजाइम, एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन। अब मान गए इसमें से चारों नहीं याद रख पा रहे हैं, तो जो आसान लगे एरिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एमिकासिन, यही 3 याद रखिए, एंटीबायोटिक दवा, ठीक है। रोगी को एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देते हैं, एंटीपायरेटिक दवाइयाँ देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, एबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन, ठीक है, यह दवाइयाँ देते हैं दर्द से राहत के लिए, बुखार से कम करने के लिए, ठीक है। तीसरा है गंभीर स्थिति में सर्जरी के द्वारा टॉन्सिल को काट कर हटा दिया जाता है, इसे टॉन्सिलेक्टोमी कहा जाता है। माय डियर, अब उपचार में हम संक्रमण के लिए, बुखार के लिए, दर्द के लिए दवाइयाँ देंगे, ठीक है। अगर उससे ठीक हो गया तो ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ और टॉन्सिल और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, उसमें गंभीर संक्रमण होते जा रहा है, तो फिर हम उसमें क्या करते हैं, एक सर्जरी करते हैं जिसमें टॉन्सिल को हम लोग टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के द्वारा काट कर हटा देते हैं और काम तमाम हो जाता है टॉन्सिल का, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा कि अगर उपचार दवाई के द्वारा अगर संभव न हो टॉन्सिलाइटिस का, तो उसमें टॉन्सिलेक्टोमी किया जाता है, जिसे यह एक सर्जिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब पेशेंट को मानिए सर्जिकल प्रोसेस में टॉन्सिलेक्टोमी करके टॉन्सिल को हटा दिया गया, तो यह तो उपचार हो गया। अब इसमें नर्सिंग प्रबंध में आप क्या क्या लिखेंगे, चूँकि एग्जाम में आपसे पूछेगा कि सर्जिकल टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट के लिए, मतलब जिसका टॉन्सिल का सर्जरी हुआ है उसे टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। तो टॉन्सिलेक्टोमी में पेशेंट को टॉन्सिल के सर्जरी होने से पहले, मतलब प्री ऑपरेटिव, और टॉन्सिल के सर्जरी होने के बाद क्या क्या देखभाल हम करेंगे ये बताना होगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या देखभाल करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को बता देते हैं, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, ठीक है, मतलब सर्जरी से पहले। देख लीजिए यहाँ पे, रोगी व परिजनों से लिखित सहमति प्राप्त करेंगे, रोगी को सर्जरी के लाभ व हानि के बारे में बताएंगे, रोगी को सभी वाइटल साइन की जांच करनी चाहिए, ओटी में भेजने से पूर्व रोगी का तैयार करना चाहिए और डॉक्टर को निर्देशित सभी दवाइयाँ पेशेंट को दी जानी चाहिए। ये सर्जरी से पहले की बात है, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इसी प्रकार से आप उसमें, ऐसा नहीं है कि 4 पॉइंट हो गया तो आप प्री ऑपरेटिव केयर हो गया, लगभग 10-15 पॉइंट आप लिखेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। मैं बता दिया हूँ कि इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। शल्य क्रिया के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, रोगी के जैविक चिन्हों को नियमित वहाँ भी किए, यहाँ भी जाँच करेंगे। ऑपरेशन के बाद जो है लेटरल पोजीशन में लिटाएंगे, क्यों, क्योंकि मुंह से कोई भी शराब हो या रक्त का हो या कुछ भी हो, नाक से कोई शराब हो तो वह डायरेक्ट बाहर निकल जाए, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव ऑर्डर में डॉक्टर द्वारा निर्देशित सभी एंटीबायोटिक दवाइयां नियमित रूप से देंगे, ओके। रोगी को आवश्यकता अनुसार अन्य दवाइयां दी जाती है, जैसे एंटीमेटिक, वोमिटिंग को रोकने के लिए, एंटीपायरेटिक्स और एंटासिड, ठीक है। और पेशेंट का चूंकि सर्जरी हुआ है तो जब तक डॉक्टर का निर्देश ना हो तब तक जो है हम पेशेंट को मुंह के द्वारा भोजन नहीं देंगे, क्योंकि मुंह का ही सर्जरी है। तो अन्य प्रोसेस, अन्य देखभाल आप लोग खुद से लिखिएगा, ज़्यादा समय लेने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि नर्सिंग प्रबंध सर्जरी के पहले, सर्जरी के बाद कैसे लिखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप पॉइंट में पॉइंट बनाते चलिए, उसमें लिखते चलिए। ये तो खैर एक नॉर्मल एवरेज बच्चे की तरह है कि हाँ सीधा सर्जिकल क्रिया के बाद जो है 10 पॉइंट 15 पॉइंट लिख दें, तो ये तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है ना। बाकी आप स्मार्ट बनिए, स्मार्ट तरीके से लिखिए। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।